कुत्ते के प्रति सहानुभूति दर्शाई है उसके मालिक हल्कू ने। उसके बाद में देखिए, जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। तो अपने मालिक के प्रति अपनत्व दिखा रहा है कुत्ता भी, क्योंकि ये बहुत ही समझदार पालतू जानवर है। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। मतलब कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ स्थितियाँ अनुकूल नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ नींद कैसे आएगी। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच मतलब राक्षस की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। तो किसान जो है बेचारा भूखा फिर भी नींद लेने का प्रयास कर सकता है, लेकिन बहुत ही तेज़ ठंड है, उसमें सोने की कोशिश कर रहा है कि सर्दी को कैसे भी भुलाऊं, लेकिन भुलाए कैसे, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। जब किसी तरह अंदर आ गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। देखिए, ये खुद बहुत ही ठंड से परेशान है, लेकिन कुत्ते की चिंता कर रहा है। उसको अपनी गोद में सुला लिया। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहाँ है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। तो उस कुत्ते के लिए तो अपने मालिक की गोद स्वर्ग से कम नहीं थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई, क्योंकि कुत्ता जो है उसका काम है रखवाली करना, और कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। तो कोई जानवर होगा जो फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए आया होगा, और कुत्ते ने उसको भांप लिया और कुत्ते ने वफादारी का परिचय देते हुए वो भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास ना आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। तो जो खेती है वहाँ चारों तरफ दौड़ दौड़ कर वो भौंक रहा है। एक क्षण के लिए भी आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। तो कर्तव्य के प्रति ये कुत्ता भी बहुत ही जागरूक है। कैसे? क्योंकि उसका मालिक बुला रहा है कि आ जाओ, ठंड है, लेकिन वो फिर भी कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वो बिल्कुल भी आराम की नहीं खाना चाहता है। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। हिम मतलब बर्फ। तो इतनी तेज़ ठंड थी। खूब कोशिश की नींद लेने की, लेकिन नींद आने का सवाल ही नहीं है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। मतलब वो तप लेना चाहता था। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे
कोई भूत है। उसने मन ही मन सोचा कि कोई मुझे देखेगा तो ये सोचेगा कि कोई भूत आ गया है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता, अब इससे रुका नहीं जा रहा, क्योंकि वो सोच रहा है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ इस तरह के जुटाऊं जिससे थोड़ा तप हो सके, थोड़ी गर्मी मिल सके। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कोई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, क्योंकि अब स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और अब इससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। टाटे मतलब थोड़े गर्म, अभी तो रात बहुत है, कि थोड़ा तापते हैं जिससे सर्दी थोड़ी कम हो जाए। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। तो कुत्ता बहुत समझदार होता है, उसने एक तरह से सहमति प्रकट कर दी और आगे हो लिया। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। तो तेज हवा भी थी, वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी, तो ऊपर से ओस की बूंदें भी गिर रही थी, वो और ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया, हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में, मतलब जो आग जलाएगा उसमें, वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। तो वो अलाव तो अपना चाह रहा है और ये सोच रहा है कि अब इसमें जो सर्दी है वो अपने आप दूर भाग जाएगी। थोड़ी देर में अलाव जल उठा, उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाग के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा दी और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में आए सो कर। क्योंकि अब स्थिति थोड़ी विपरीत हो गई है, इसने आग जला ली है। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सका था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबर ने पूंछ हिलाई। तो एक तरह से कुत्ता जो है वो मनुष्य की तरह संवाद नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों के बीच अच्छा संवाद चल रहा है। और अब इन्होंने जब ये अग्नि जला ली तो सर्दी से कुछ राहत भी मिल गई।